आप सभी का मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन। भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन की कड़ी में हम लोगों ने अभी तक जो अध्ययन किया था उस पर हम लोग भाग 5 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के संबंध में अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे केंद्रीय विधायिका के संबंध में। केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद की बात की जा सकती है। संसद को देश में कानून बनाने की मशीन या देश में ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधानमंडल किसे कहेंगे तो संसद को कहा जाता है, जिसका उल्लेख 79 में किया गया है। और केंद्रीय विधायिका के संबंध में वर्णन अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 123 के मध्य किया गया। उसी पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन की कड़ी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद लिखे गए हैं और इन अनुच्छेदों का ही अध्ययन आप केंद्रीय विधानमंडल के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि हम लोग 79 में संसद के विषय में जिक्र है कि संसद का उल्लेख है। 80 में राज्यसभा के संबंध में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के संबंध में जिक्र किया गया है। 89 में राज्यसभा के पदाधिकारियों के संबंध में जिक्र किया गया है। पदाधिकारी इनका वर्णन किया गया है। अगर आर्टिकल 93 की बात करें तो लोकसभा के पदाधिकारियों का जिक्र किया गया है। लोकसभा के पदाधिकारी 98 में करेंगे अगर बात तो संसद के सचिवालय का जिक्र किया गया है। संसद का सचिवालय होगा सचिवालय। फिर इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 108 में तो संयुक्त बैठक का जिक्र किया गया है। संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इस पे आर्टिकल 109 और 110 में धन विधेयक के संबंध में जिक्र किया गया है। धन विधेयक के संबंध में उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक क्या होगा, कैसा होगा, इस संबंध में उल्लेख किया गया। अगर और बात करें 112 में तो बजट का जिक्र किया गया है। बजट क्या होगा। 116 में बात करें तो लेखानुदान की बात की गई है। लेखानुदान के संबंध में जिक्र किया गया है। 120 में बात करें तो संसद में प्रयुक्त भाषा या संसद में बोली जाने वाली भाषा, संसद में भाषा के संबंध में जिक्र किया गया है, कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी। और 123 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के विषय में जिक्र किया गया है। अगर बहुत संक्षिप्त देखें तो छोटे छोटे प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं वो इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। एक बार पुनः जिक्र कर लीजिए, फिर मैं संसद पढ़ाना शुरू करता हूँ। संसद का उल्लेख 79 में किया गया है। 80 में बात करें तो राज्यसभा की, 81 में लोकसभा के संबंध में और 89 में राज्यसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होंगे, एक सभापति एक उपसभापति। उसके बाद 93 में लोकसभा के पदाधिकारियों की बात है, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में जिक्र है। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है कि जब कोई साधारण विधेयक पर अगर लोकसभा और राज्यसभा के मध्य सहमति नहीं बन पाती तो उस सहमति ना होने की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। लेकिन यह बैठक धन विधेयक के संबंध में और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और अगर इसका और जिक्र करें कि राज्य विधानमंडल में क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती, तो राज्य विधानमंडल में भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया। फिर बात करें हम लोग संयुक्त बैठक के पश्चात धन विधेयक की, तो धन विधेयक का जिक्र अनुच्छेद 109 और 110 में किया गया है। 109 में किया गया धन विधेयक के संबंध में क्या प्रक्रिया होगी उसको मैं समझाऊंगा भी। 110 के संबंध में है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या दी गई है, इस संबंध में अनुच्छेद 112 में कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण। अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध का मतलब क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण से मतलब है कि जो कुल प्राप्तियां होंगी और कुल व्यय होगा, तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के मध्य का जो अंतर होता है उसी के संबंध की बात की गई है बजट की, वार्षिक वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद 116 में लेखानुदान और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं, 2 भाषाएं प्रयोग की जा सकती है, एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी। 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा पदाधिकारी जो इन 2 भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा सभापति या फिर उनकी जगह पर जो पीठासीन अधिकारी होगा वो क्या कर सकता है। पीठासीन अधिकारी या जो उसकी अध्यक्षता कर रहा होगा, सभापतित्व कर रहा होगा, वो उसे उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ये प्रावधान संसद के अनुच्छेद 120 में किया गया है। 123 में देखते हैं जब संसद के सत्र न चल रहे हो और कानून बनाना किसी मुद्दे पर आवश्यक हो तो उस कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति
समवर्ती सूची और संघ सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है और उसके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 6 माह तक कानून की तरह कार्य करता है। अब हम लोग बात करें संसद में क्या प्रावधान किया गया है, तो यहां पर एक चित्र के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। संसद या इसका उल्लेख कर सकते हैं 79 और क्या है, इसी को हम संसद को क्या कह सकते हैं, केंद्रीय विधानमंडल। क्या कह सकते हैं, केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल के नाम से भी जाना जाता है विधानमंडल। और इसको अगर आप इस शब्द से ना समझ पाए तो केंद्रीय विधायिका के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है कि केंद्र की विधायिका किसे कहते हैं, तो केंद्र की विधायिका या विधानमंडल को संसद के नाम से जाना जाता है। अब संसद के प्रमुखता 3 अवयव की बात आती है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के आपको ध्यान रखना है 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का जिक्र आता है। ये संसद का सम्मिलित स्वरूप। अब यहीं से आपसे प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा कि संसद के अवयव कितने होते हैं, अंग कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी आपने देखा 79 में संसद का उल्लेख है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का है और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया। अब क्या होता है, अब इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के, तो आपको ध्यान रखना है तीनों के सम्मिलित स्वरूप को ही क्या कहते हैं, संसद या केंद्रीय विधायिका या विधानमंडल। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि देश में जब भी कानूनों का निर्माण किया जाता है तो उन कानूनों के निर्माण किए जाने समय ना तो एक सदन से, लोकसभा से, और ना ही राज्यसभा से कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होने के पश्चात जब तक उस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं होते या उस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता, तब तक वो विधेयक कानून का रूप धारण नहीं करता। तो ये इसलिए क्या कहते हैं, ये तीनों प्रमुख अंग या अवयव। अगर इसमें बात करें हम लोग कि सबसे पहले प्रश्नों की कड़ी समझे या केंद्रीय संसद या विधानमंडल को समझे, तो इसको समझने के लिए तात्पर्य ये है, सर्वप्रथम हम लोग जिक्र करेंगे नामकरण का। नामकरण की बात करें तो नामकरण कैसे रखा गया है, तो इसको देखने के लिए ऐसे देख लेते हैं। यहां अगर हम बात करें नामकरण की, किसकी, नामकरण की, तो लोकसभा के क्या नामकरण किए गए हैं, तो लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम सदन। और अगर इसको प्रथम सदन कहते हैं तो इसको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, द्वितीय सदन। अब यही क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, प्रथम सदन के नाम से किसे जाना जाता है, द्वितीय सदन के नाम से किसे जाना जाता है। फिर लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन, और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, निम्न सदन। क्या कहते हैं, निम्न सदन। और अगर इसको निम्न सदन कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, उच्च सदन। इसको किस सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसको प्रथम सदन, उसको द्वितीय सदन, इसको निम्न सदन, उसको उच्च सदन। इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं, अस्थायी सदन, ये आपको ध्यान रखना है, अस्थायी सदन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको स्थायी सदन बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी सदन। स्थायी सदन, अब इसका जिक्र ध्यान रखिएगा, इसका फिर से आगे प्रश्न बना करके हम बताएंगे कि इस पर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। अस्थायी सदन और स्थायी सदन। अस्थायी सदन का मतलब क्या है कि एक तो इसका कार्यकाल, लोकसभा हर 5 वर्ष पे भंग होती है और नई लोकसभा का गठन होता है। राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता, राज्यसभा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, किसी वर्ष में इसका एक बार गठन होने के पश्चात इसे भंग नहीं किया जाता और ना ही इसका विघटन होता है। तो इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा हर 5 वर्ष पर विघटित होती है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा और भी नाम मिल जाएंगे, जैसे इसको प्रत्यक्ष सदन के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष सदन। तो इसको क्या कहेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष सदन। क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष सदन के नाम से भी संबोधित किया जा सकता है। फिर इसको क्या कहेंगे, इसको एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन। क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। अब इस सदन का ये जो नाम है, अब इसका तात्पर्य ये नहीं लगाएंगे कि इसको लोकप्रिय कहते तो राज्यसभा को अलोकप्रिय आप कह दें, ऐसा कुछ है नहीं। यहां पर ध्यान रखना है, इसे लोकसभा को लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं और लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, इस प्रतिनिधि लोकतंत्र में, हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में, तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में वही सांसद, लोकसभा के सांसद मिलकर के अपना एक बहुमत दल का नेता चुनते हैं और वही नेता इस देश की
कार्यपालिका और विधायिका में प्रमुख स्थान निभाता है, जिसे आप पीएम के नाम से जानते हैं। तो ये आपके नामकरण पर प्रश्न हो जाएगा। यही आपको नामकरण पर प्रश्न ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? लोकसभा को प्रथम सदन, राज्यसभा को द्वितीय सदन, फिर उसको लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन, फिर लोकसभा को अस्थायी सदन और इसको स्थायी सदन। बार बार इसी पर क्वेश्चन आया है, स्थायी सदन पर आप ध्यान रखेंगे, जोड़ देंगे इस पर। और इसको क्या कहते हैं? इसको प्रत्यक्ष सदन, इसको अप्रत्यक्ष सदन, इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात आपकी हो गई किसकी? नामकरण की, कि ये दोनों सदनों के नाम क्या क्या है। तो इसको आप कहीं पर नोट कर लेंगे, जब ऐसा स्ट्रक्चर बना करके इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप पर चलें कि नामकरण के अलावा इसकी सदस्यों की संख्या कितनी कितनी है। तो सदस्यों की संख्या की बात करें तो इस पर दो तरीके की संख्या होती है। एक अनधिक या अधिकतम संख्या हो सकती है और दूसरी वर्तमान। यहां पर न्यूनतम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इस पर क्या है, इस पर लोकसभा पर क्या है, एक तो अनधिक सदस्य संख्या। क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? अनधिक सदस्य संख्या। यह सदस्य संख्या की अगर बात करें दोनों सदनों में सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या दो तरीके से प्रश्न आते हैं, एक अनधिक और एक वर्तमान में कितनी संख्या। तो अनधिक की अगर बात करें तो ये यहां पर आपको जिक्र मिल जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है 530 प्लस ये 530 प्लस 20 प्लस 2, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितनी हो जाएगी? इसको पहले कहा जाता था, ये संख्या हो जाएगी टोटल आपकी 552। कितनी संख्या हो जाएगी? 552। ये अनधिक सदस्य संख्या होती थी। और 552 की अनधिक सदस्य संख्या फिर से देख लेंगे। सदस्य संख्या क्या होगी? अनधिक। अनधिक कितनी? 530 प्लस 20 प्लस 2। और कितनी मैक्सिमम हो सकती है? 552। और वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? 530 प्लस 13। ये और दो, ये जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान है ये भी अब समाप्त हो चुका है। तो यहां पर जो 530 संख्या लिखी गई थी, यहां पर जो 530 लिखी गई, इसका तात्पर्य राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे। और 20 सदस्य जो थे वो मैक्सिमम केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। और वर्तमान समय में कितने सदस्य आते हैं? 13। और राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे। इन एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रावधान वर्तमान समय में खत्म कर दिया गया है। जब हम आपको संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तब आपको जिक्र करा देंगे, बता देंगे वर्तमान समय में संख्या कितनी हो सकती है। अनधिक सदस्य संख्या 550 और वर्तमान संख्या 543। ये दो संख्याएं आपको ध्यान रखना। कुछ पुरानी किताबों में पढ़ेंगे तो वहां 545 में मिल जाएगा। वो 545 इसलिए लिखा हुआ मिलेगा कि अभी तक 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते थे, किंतु अभी संसद ने एक संविधान संशोधन पारित करके एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रावधान समाप्त कर दिया। यहां पर देखेंगे तो यहां पर संख्या, सदस्य संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 238 प्लस 12। तो ये संख्या कितनी हो जाती है मैक्सिमम? 250। कितनी हो जाएगी? 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? तो यहां पर आप 233 प्लस 12 ये ध्यान रखना है। 233 प्लस 12 ये ध्यान रखना है। और कितनी हो जाएगी? तो यहां पर पहले कितनी हो सकती थी? 250। वर्तमान समय में कितनी हो सकती? 245। ये संख्या है। और जिसमें से 12 सदस्य नॉमिनेटेड सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य हैं। और ये मनोनीत सदस्य कैसे हैं, इसके संबंध में ध्यान रखना है कि ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार से मनोनीत किए जाते हैं, इनकी क्या स्थितियां हैं, इस संबंध में अगर जिक्र करें तो ये कंडीशन आएगी कि ये 4 क्षेत्रों से आते हैं। कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो वर्तमान में सदस्य संख्या अगर देखें तो वर्तमान में लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या 250 और वर्तमान समय में सदस्य संख्या 245।
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और वर्तमान सदस्य संख्या 245, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये सदस्यों की संख्या पर आपको ध्यान रखना है कि सदस्य संख्या इस तरीके से होती है। यहाँ जो अनधिक शब्द लिखा गया है, अनधिक शब्द का तात्पर्य होता है मैक्सिमम या अधिकतम से, इससे अधिक नहीं हो सकती। अनधिक का मतलब इससे अधिक नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब हम लोग अगर बात करें लोकसभा के नामकरण की बात हो गई, सदस्य संख्या की बात हो गई। लोकसभा का अगर कार्यकाल देखें, कार्यकाल क्या होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष। क्या होता है, 5 वर्ष। और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये स्थायी सदन है। क्या है, कैसा सदन है, स्थायी सदन है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल आप नहीं किसी एग्जाम में टिक करेंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। फिर दूसरी बात करें कि सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो देखेंगे वो कितना होता है, वो भी 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। और यहाँ पर कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं, नए आए और गए। आए और गए, आए और गए का तात्पर्य यहां पर हम आपको समझा दे रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि कार्यकाल 5 वर्ष होगा, सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ये सदस्य क्या होते हैं, स्थायी। और ये सदस्य कैसे होते हैं, ये सदन कैसा है, स्थायी सदन। और इसके सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी, 6 वर्ष की सदस्य संख्या होती है और प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य आते हैं और जाते हैं। उसके बाद देख लेंगे, आयु की बात कर लें। तो आयु अगर बात करें तो मिनिमम आयु लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए, 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष। अगर न्यूनतम आयु की बात हुई है, ये मिनिमम आयु की बात हो गई है ये, तो मैक्सिमम आयु कितनी होगी। यहाँ पर अगर ध्यान दें कि मैक्सिमम आयु क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम आयु के लिए हमने आपको एक कोड बता रखा है, जब तक है जान। यहाँ पर कोई संविधान यहाँ पर मौन है, यहाँ पर कोई संख्या निश्चित नहीं की गई, कोई वर्ष निश्चित नहीं किए गए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होगी और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होगी। तो यह ध्यान रखना है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। उसके बाद अगर बात की जाए कि लोकसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, क्या स्थितियां होती हैं, तो लोकसभा के अगर पदाधिकारियों की बात करें तो लोकसभा के पदाधिकारी, अभी जैसा हम लोगों ने बात किया था कि अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है, उपाध्यक्ष। कौन, उपाध्यक्ष। सेम इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर अध्ययन करें तो यहाँ पर भी कौन होते हैं, यहाँ पर भी एक कौन होता है, एक पदाधिकारी सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति, और एक कौन होगा, एक उपसभापति होगा, उपसभापति। और यहाँ पर अगर देखेंगे सभापति और उपसभापति को, तो उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, सभापति को। और उपसभापति जो होता है राज्यसभा का, वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। पदेन उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापतित्व करता है। यहां पर अगर देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर ये अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपते हैं। लेकिन क्या है कि इन दोनों को अगर देखें तो यहां शपथ ग्रहण का कोई प्रावधान नहीं है, इनके शपथ ग्रहण का कोई प्रावधान नहीं। अध्यक्षता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में ना ये शपथ ग्रहण करेंगे, ना ये उपाध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ये जब भी शपथ ग्रहण करेंगे तो सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, ना कि इसके अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। और त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। और यहां पर क्या होता है, उपराष्ट्रपति, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को अर्थात उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ये कड़ी भी आप यहां से ऐसा कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये त्यागपत्र अपना किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति। और जब तक कोई उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा तभी तक वो सभापति का राज्यसभा का सभापतित्व करेगा, राज्यसभा के सभापति पद पर रहे। फिर इसके बाद अगर हम लोग जिक्र करें कि राज्यसभा और लोकसभा के संबंध में कि किस तरीके से कुछ कानून ऐसे होते, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो दोनों और केवल दोनों सदनों से ही आते हैं, दोनों सदनों के अलावा और कहीं पर नहीं आते हैं। तो अगर इस संबंध में हम लोग चर्चा करें तो लोकसभा के संबंध में ये देखा जा सकता है कि धन विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक
ये लोकसभा से ही प्रारंभ होते हैं। और दूसरी चीज वित्त विधेयक भी अधिकांशतः लोकसभा से ही प्रारंभ होते हैं। और तीसरी चीज क्या है, अनुदान मांगे जो हैं वो लोकसभा में ही रखी जाती हैं। अनुदान मांगे कहाँ पर रखी जाती हैं, लोकसभा में। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा से। और ऐसा ही 2 अनुच्छेद आपको यहाँ ध्यान रखना है जिनका प्रारंभ आर्टिकल 249 और 312, ये 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। इनके संबंध में जब कानून बनना होता है, इनसे कानून बनना होता है तो उसका प्रारंभ शुरुआत कहाँ से होती है, तो राज्यसभा से होती। कैसे? जब अनुच्छेद 249 कहता है राज्य सूची के किसी विषय, यहाँ पर अनुच्छेद 249 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सूची के किसी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए और क्या करे कि राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का आमुख विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? संसद को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 312 की अगर बात करें तो 312 पर जब देखेंगे तो क्या 312 के संबंध में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाना है तो अनुच्छेद 312 के तहत उसे राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाएगा, तभी उस पर कानून बनाया जा सकता है। अब उसके बाद अगर देखें विधायिका पर, तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। इस स्ट्रक्चर के पश्चात हम लोग जब दोबारा बात करेंगे तो दोबारा विधायिका के अन्य पहलुओं पर भी फिर से चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिएगा। तो पीटी के दृष्टिकोण से भी ठीक है और मेंस के दृष्टिकोण से आपके पास एक खाका रहेगा कि केंद्र की विधायिका या विधानमंडल में क्या प्रावधान किए गए। दोबारा हम इस पर चर्चा करेंगे तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कानून कैसे बनते हैं, कानूनों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से कानून होते हैं, किस सदन से प्रारंभ होते हैं, कैसे उनको अनुमति मिलती है। इस संबंध पर जब चर्चा करेंगे तो हम आपको पुनः इन्हीं अनुच्छेदों पर ले चलेंगे। उस समय हम आपको धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक पर चर्चा को करते हुए इन अध्यादेशों अन्य चीजों के संबंध में भी बताएंगे, जो कि चीजें हमने पहले बता रखी। आज के लिए धन्यवाद।